नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद युग और छायावाद युग से संबंधित ढेर सारे महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को, जिसे कि मैंने बहुत ही सजगता और प्रश्नों के साथ तैयार किया है, तो उन सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर आप आवश्यक समझें तो इस वीडियो को अपने परिचित लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, छायावाद प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य, और बिल्कुल आज की इस प्रश्नोत्तरी का प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न में छायावाद की समयावधि है, यानी कि छायावाद का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 1850 ईस्वी से लेकर के 1885 ईस्वी तक का समय। विकल्प बी 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी। विकल्प सी 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी का समय, या फिर विकल्प डी 1936 से 1942 ईस्वी तक का जो समय है उसे छायावाद के अंतर्गत माना जाता है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 का जवाब आपको सोच समझ कर देना होगा कि निम्न में छायावाद की समयावधि कौन सी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो बिल्कुल छायावाद का है, इसे ध्यान में रखिएगा। आप कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए कोई भी व्यक्ति है ना, जो क्या होता है वो 18 साल से लेकर के 36 वर्ष तक की उम्र तक का ही व्यक्ति अपने जो क्षेत्र में छाया रहता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो। तो कहने का आशा यही है कि 18 से 36 वर्ष तक का व्यक्ति जो है अपने अपने कैरियर में, अपने अपने फील्ड में छाया रहता है। तो छायावाद 1918 से लेकर के 1936 इज राइट आंसर, ठीक है ना। बात करें विकल्प पे तो 1850 से लेकर के 1885 भारतन युग, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी द्विवेदी युग, 1918 से 1936 अभी आपने देखा बिल्कुल छायावाद युग, और 1936 से 1942 तक का जो समय है बिल्कुल उसे आप छायावादोत्तर युग कहते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी इज राइट आंसर। अब आगे प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। विकल्प ए कह रहे कि जयशंकर प्रसाद ने किया, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत ने किया, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, या फिर विकल्प डी मुकुटधर पांडे ने किया है। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आपको देना है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए अगर छाया से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, भैया छाया से बचना है तो सबसे पहले क्या करिए, अपने ऊपर मुकुट धारण कर लीजिए। मुकुट धारण का मतलब हो गया मुकुटधर पांडे इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि छायावाद के प्रवर्तक एवं प्रस्तोता असंगत हैं, है ना, यानी कि एक छायावाद का जो प्रवर्तक और उसके प्रस्तोता जो हैं असंगत हैं, बाकी 3 सही हैं। विकल्प ए में कह रहे हैं कि मैथिली गुप्त को रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत जी को नंदुलारे वाजपेयी ने माना, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी को विष्णु प्रभाकर ने माना है, या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद को इलाज चंद जोशी ने माना है। तो सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए कि छायावाद और उसके प्रवर्तक के विषय में, है ना, छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के विषय में असंगत विकल्प कौन सा है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं, विष्णु प्रभाकर नहीं बल्कि प्रभाकर माचवे ने, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान हैं कौन, प्रभाकर माचवे, ध्यान में रखिएगा, विष्णु प्रभाकर नहीं है। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी जो है असंगत है और यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। कैसे दिमाग में बैठा है, तो जब मैं छायावाद की क्लास ले रहा था तो मैंने बिल्कुल आपको क्लू की सहायता से, ट्रिक की सहायता से मिर्च मसाला लगा करके इस मटेरियल को याद कराया था। कैसे है, बिल्कुल देखिए, आप कहते हैं ना कि राम जी मिथिला में छाए हैं, क्यों, क्योंकि मुकुट लगाए हैं, यानी कि रामचंद्र मिथिला में छाए। तो रामचंद्र की बात आते ही रामचंद्र शुक्ल ने मिथिला हमारे मैथिली गुप्त को छाए हैं क्योंकि मुकुट लगाए हैं। तो बिल्कुल मैथिली गुप्त को और मुकुटधर पांडे को ध्यान में रख लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, छायावाद का प्रवर्तक माना है, ठीक है। चलिए आगे विकल्प बी में आप देख रहे हैं सुमित्रानंदन पर और नंदुलारे वाजपेयी हैं।
तो नंदों में नंद कौन? बोले सर सुमित्रानंद, है ना। तो नंदों में नंद सुमित्रानंद छाई है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी ने कौन? सुमित्रानंदन पंत को, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि नंदों में नंद सुमित्रानंद, है ना। तो नंदों में नंद सुमित्रानंद छाई है। तो देखे होंगे ना, जो नंद होती है कुछ नंद छाई रहती हैं, है ना। तो ऐसे सुमित्रानंद हैं, जो सुमित्रानंद हैं वो छाई हुई हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। और ये हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनका नाम बिल्कुल महिला का नाम है और कवि हैं, और महिलाओं के जैसे बिल्कुल बाल भी रखते थे, तो देखने में भी बिल्कुल महिला की जैसे दिखते थे। तो ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रभा माखन खा के आई हैं इसलिए छाई हैं। तो प्रभा माखन खा के आई हैं इसलिए छाई हैं। तो प्रभा की बात आते ही प्रभाकर माच को दिमाग में रखिएगा, और माखनलाल चतुर्वेदी को उन्होंने छायावाद का प्रथम कवि माना है। और बिल्कुल जयशंकर का जोश जो है छाया है ना। जयशंकर का जोश बिल्कुल छाया है। तो जयशंकर प्रसाद को कौन जोश? इलाचंद जोशी जी ने उन्हें क्या माना है? बिल्कुल छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि छायावाद की बृहत त्रयी में कौन एक नहीं है? विकल्प ए कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी सुमित्रानंद पंत, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। महादेवी वर्मा जो है छायावाद की बृहत त्रयी के अंतर्गत नहीं आती हैं, है ना। तो बिल्कुल बृहत त्रयी में कौन है? बोले सर जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और सुमित्रानंदन पंत हैं। तो बिल्कुल पीएनपी बहुत बृहद है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। पीएनपी बहुत बड़ा है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रसाद, निराला, पंत बहुत बड़े हैं, बृहत त्रयी में है, ये बृहत त्रयी में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5, छायावाद की लघुत्रयी में कौन एक नहीं आते हैं? तो विकल्प ये है भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी राम कुमार वर्मा, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा कि जो छायावाद की लघुत्रयी है उसमें एक कवि कौन है जो कि नहीं आते हैं। तो आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावाद की लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि छायावाद की बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल आप सबका प्यारा सा जवाब सही जवाब है संख्या 5 का। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी आया, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। अब देखिए, बात करें लघुत्रयी की, तो लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेव वर्मा हैं। यानी कि वर्मा की घात 3, ये ध्यान में रखिएगा, तीनों वर्मा लोग हैं। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो इसका एक ट्रिक है कि क्या बोले सर लघुत्रयी में तो भ्रम है, क्या है? भ्रम है। अब भ्रम की भा से भगवती चरण वर्मा, रा से राम कुमार वर्मा, और माँ से महादेवी वर्मा। ध्यान में रखिएगा कि लघुत्रयी में भ्रम है। और ये भी अगर ना आप कर सको तो बिल्कुल इसका दिमाग बना लीजिए क्या कि बिल्कुल बात हम लोग करते हैं ना, भमरा है ना। कौन है? बोले सर भमरा है। बृहत लघुत्रयी में तो भमरा है, भमरा भगवती चरण वर्मा, बिल्कुल माँ से महादेव वर्मा, और रा फर राम कुमार वर्मा। तो लघुत्रयी में भ्रम है या लघुत्रयी में भमरा है। तो जो भी आपको क्लू आसानी से याद हो जाए, उस क्लू की सहायता से आप इसको हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार का भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण किसकी परिभाषा है? विकल्प ए कह रहे कि डॉक्टर नागेंद्र की है, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रश्न संख्या 6 का आपको जवाब देना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना। इतने कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये बिल्कुल किसका कथन है? और आप सब भाई बहनों का जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। बिल्कुल छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, बिल्कुल डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। बात करें रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा ने ये कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है ना। जो विलास नहीं करेगा बिल्कुल वो विद्रोह नहीं होगा। जब विलास नहीं करोगे तो विद्रोह नहीं होगा। और विद्रोह कब होगा? बोले जब डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 के विकल्प ए को हमेशा के लिए दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है कि छायावाद उस जागरण की अभिव्यक्ति है
जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, किसका कथन है? विकल्प ए कह रहे कि डॉक्टर नागेंद्र का कथन है, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा का, विकल्प सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर विकल्प डी नामवर सिंह का है। तो बिल्कुल सोच समझ लीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दीजिए। और आप सबका जवाब भी तेज़ी से आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी नामवर सिंह इज राइट आंसर, है ना। तो छायावाद उस जागरण की अभिव्यक्ति है जो नामवर है ना। तो छायावाद उस जागरण की अभिव्यक्ति है जो नामवर है, जो नामवर है यानी कि नामवर, है ना जी का कथन है, ध्यान में रखिएगा, नामवर सिंह, है ना। और क्या होता है, जो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है। कौन? बोले सर जो नामवर व्यक्ति हैं, जो नाम वाले व्यक्ति हैं ना, वो पुरानी रूढ़ी से मुक्ति चाहेंगे और विदेशी पराधीनता से भी मुक्ति चाहेंगे। कौन? बोले सर नामवर। तो नामवर फॉर नामवर सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि संगत विकल्प को चुनिए। बिल्कुल छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद है, विकल्प बी छायावाद का विष्णु स्मितानंदन पंत है, विकल्प सी छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी संगत हैं। तो सोच समझ लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। कैसे याद करेंगे? देखिए विष्णु, बोले सर विष्णु, विष्णु सु विष्णु, विष्णु सुमन, सुमित्रा, विष्णु सुमित्रा, यहाँ पे उ, यहाँ पे सु, तो सु उ, विषु उ, है ना। तो विष्णु सुमित्रा पंत। और महेश की बात करते हैं तो बिल्कुल महेश जी को जान ही रहे हैं कि शंकर जी बड़े निराले हैं, भोले भाले हैं। कब क्या पहन लें और कौन सी चीज़ धारण कर लें, क्या खा लें, क्या पी लें, तो निराले हैं, है ना। यंत्र उनका डमरू है, त्रिशूल उनका बिल्कुल अस्त्र है, बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा। तो अस्त्र शस्त्र त्रिशूल उनका है। और मृग का ये बिल्कुल आप देखे होंगे छाला पहने हुए हैं, है ना। और कमंडल धारण किए हुए हैं, राख का भस्म लेप किए हुए हैं, गले में क्या लगा है तो आपने देखा सर्प लपेटे हुए हैं। तो ऐसा निराला कौन व्यक्ति होगा? जो शिव है। तो शिव ही निराले हैं, महेश ही निराले हैं। तो निराला जी को शिव से जोड़ दीजिएगा, विष्णु सुमित्रानंदन पंत, और जो बच गए ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 8 को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। कभी कभी यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है कि छायावाद का विष्णु किससे कहा गया, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया, और छायावाद का बिल्कुल महेश किससे कहा गया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 8 को आई थिंक आप सब बिल्कुल कंठस्थ कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि जयशंकर प्रसाद के विषय में सही कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है, विकल्प बी इनकी माता का नाम मुन्नी देवी है, विकल्प सी इनका उपनाम झारखंडी और कलाधर है, और विकल्प डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर आप लोग दीजिए। और उत्तर क्या देना है, आप सबका उत्तर आ भी गया कि सर विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न को बिल्कुल शामिल करने का मेरा उद्देश्य था। इस प्रश्न के माध्यम से जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो सामान्य जीवन परिचय है उसको आप लोग जान लें, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल पिताजी की बात करते हैं, देवी प्रसाद के पिता थे, माता इनकी मुन्नी देवी थी, उपनाम इनका झारखंडी था, और कलाधर उपनाम से भी ये कविता करते थे। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, बड़ा सुंदर सुंदर तथ्य है। इसे आप कंठस्थ कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी परीक्षा में, है ना, बिल्कुल देखने को मिलेगा, आपको नंबर देकर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कविता कौन सी है। निश्चित रूप से एग्जाम में छपने वाला और आपको नंबर देने वाला प्रश्न है। विकल्प ए कह रहे कि सावन पंचक है, विकल्प बी प्रथम प्रभात है, विकल्प सी उर्वशी है, या फिर विकल्प डी कानन कुसुम है। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आपको देना है, आपके स्क्रीन पर है। और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जयशंकर प्रसाद जी क्या करते थे, सावन में सबसे पहली कविता गाए थे। सावन में यानी कि सावन पंचक इनकी पहली कविता है, 1906 में से इन्होंने लिखा है ना। दोबारा दूसरा बी है प्रथम प्रभात, या प्रथम प्रभात होती है ना, तो बिल्कुल थोड़ा छाया रहती है, ध्यान में रखिएगा। प्रथम प्रभात पर थोड़ा छाया रहती है, तो छाया फार प्रथम प्रभात इनकी प्रथम छायावादी रचना है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें उर्वशी, तो उर्वशी को हल्के में मत लीजिएगा, यह प्रथम पुस्तक है, इनकी प्रथम पुस्तकाकार रचना है उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है, ध्यान में रखिएगा, 1909 में लिखा गया है। ठीक है,
और आगे आप देख रहे हैं विकल्प डी कानन कुसुम। तो कानन कुसुम बड़ी प्रसिद्ध रचना है, खड़ी बोली में इन्होंने इसे लिखा है। तो खड़ी बोली की पहली रचना भी आप इसे कह सकते हैं कानन कुसुम, ठीक है ना। किसके अनुसार? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो बिल्कुल आप सबने यहाँ से बिल्कुल कंठस्थ कर लिया होगा कि सावन पंचक इनकी पहली रचना है, बिल्कुल पहली कविता है। प्रथम प्रभात की बात करते हैं तो प्रथम छायावादी कविता है। उर्वशी इनका प्रथम जो है आप कह सकते हैं पुस्तक का रचना है और चंपू काव्य है। और कानन कुसुम की बात करते हैं तो इनकी खड़ी बोली की पहली रचना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 10 का आपने बिल्कुल विकल्प ए सावन पंचक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है ना। विकल्प कह रहे हैं कि झरना है, विकल्प बी आंसू, विकल्प सी चित्राधार या फिर विकल्प डी प्रेम पथिक। तो सोच समझ लीजिएगा, विचार कीजिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 11 का जवाब दीजिएगा कि इन विकल्प के अनुसार इनमें पहली रचना कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं झरना, विकल्प बी आंसू, विकल्प सी चित्राधार या फिर विकल्प डी प्रेम पथिक। तो सोच समझकर विचार करिएगा, इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप तब दे सकते हैं जब इसके रचना काल को आप जानते होंगे। तो निश्चित रूप से कुछ भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रेम पथिक इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल प्रेम पथिक की बात करते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1934 में, है ना। मैंने बताया था कि प्रेम पथिक एक चोर था, है ना। उर्वशी तुम वन में प्रेम से मिलने गई थी तो 3 बार नो नो कहती है। उर्वशी, वन मिलन और प्रेमराज, है ना, तीनों नो में है, नो 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 नो, है ना। ये ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगर विस्तृत रूप से क्लास देखनी है तो टीजीटी या पीजीटी हिंदी का जो आपको प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक तरीके से है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रेम पथिक एक चोर है 1914 में, चित्रधार 1918 में एक धारा बहती है, आंसू तो पूछ लो भैया 25 में है, और झरना एक ठे होता है 1918 एक ठे, ध्यान में रखिएगा। तो 18 में 25 में आपने देखा 18 में, तो सबसे अगर देखा जाए प्रथम तो बिल्कुल आपको प्रेम पथिक ही मिलेगा 1914 में, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 कमायनी के विषय में असंगत कथन है। विकल्प कह रहे हैं कि 25 सर्ग है, शांत रस है और आनंदवाद दर्शन है। विकल्प भी श्रद्धा, मनु, ईड़ा और कुमार इसके पात्र हैं। विकल्प सी ताटन छंद में लिखी गई है और इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। या फिर विकल्प डी है प्रेम और सौंदर्य के कवि प्रसाद जी हैं। तो इनमें कौन एक असंगत विकल्प है? जो असंगत विकल्प है उसी विकल्प को आपको बिल्कुल जवाब के रूप में चयन करना है। तो बिल्कुल आपके लिए चुनौती भरा प्रश्न है, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रश्न को अगर आपने तैयार कर लिया तो ये बिल्कुल प्रश्न आपको नंबर देकर जाएगा। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल, है ना। देखिए यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक किया है, 25 सर्ग नहीं बल्कि ध्यान में रखिएगा कामायनी में 15 सर्ग हैं। शांत रस है, बिल्कुल सही है। आनंदवाद दर्शन है, बिल्कुल सही है। श्रद्धा, मनु और ईड़ा कुमार इसके प्रमुख पात्र हैं। कामायनी में ताटन छंद का प्रयोग किया गया है और कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और बिल्कुल किसने कहा है कामायनी को, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आना चाहिए शांत प्रिय द्विवेदी, ठीक है ना। और प्रेम और सौंदर्य के कवि प्रसाद हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए आया था, आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो जो भाई बहन बिल्कुल सुबह से लगे हुए हैं, अभी भी प्रश्नोत्तरी में जुड़े हुए हैं, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि आप सब अंत तक जरूर देखेंगे और अपनी तैयारी को जांचे परखेंगे, मजबूत करेंगे, ठीक है। चलिए, और ढेर सारे भाई बहन का फ़ोन भी मेरे पास आता है कि सर आपकी जो प्रश्नोत्तरी है उसे हम लाइव नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाद में ज़रूर देखते हैं। तो निश्चित रूप से जिनके पास समय हो उस समय निकाल कर देखें, जिनके पास नहीं है बाद में देखें, कभी भी देखें, कहीं भी देखें, कोई बात नहीं है। बस आप लोग अपनी तैयारी को खूब बेहतरीन करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सर चिंता है, विकल्प बी वासना है, विकल्प सी ईड़ा है या फिर विकल्प डी दर्शन है। तो सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 13 का जवाब दीजिएगा कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। बात करें कामायनी की तो कामायनी 1935 में प्रसाद द्वारा लिखी गई बिल्कुल रचना है। तो कामना करते हैं कि भैया 3-5 ना हो, है ना। 15 सर्ग है और 15 सर्ग में आपने देखा कि पहले चिंता होती है, दूसरा सर्ग आशा है, तीसरी श्रद्धा है, चौथा बिल्कुल आपने देखा काम है, 5वां वासना है, छठा क्या है
लज्जा है, साथ साथ कर्म करो, है ना। 8 एकाध लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या वाले होते हैं, और 9वां की बात करते हैं तो 9वां ईड़ा होती है ना। 10 में 10 पाने का स्वप्न होता है, 11 में 1 के बीच में संघर्ष होता है, 11वां, 12 दोबारा क्या करो, बिल्कुल निर्वेद करो, 13 दर्शन कर लो, 13वां दर्शन है, 14 रहस्य होते हैं, 14 रहस्य, और 15 आनंद है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं, और बिल्कुल मैं इसी क्लू की सहायता से, इसी ट्रिक से जो कामायनी है, कामायनी के 15 सर्ग को बिल्कुल कंठस्थ किया हूँ। तो जिन भाई बहनों को कंठस्थ करने में दिक्कत हो, वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाए, टीजीटी या पीजीटी की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लें, पूरी बिल्कुल आपको विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से सारी क्लास है, बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, ईडा नो, ईडा नो, नो, है ना। दर्शन बिल्कुल 13 दर्शन ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चिंता पहले होती है, ध्यान में रखिएगा। वासना, कोई व्यक्ति 5 साल रह जाता है तो वहाँ पर वासी माना जाता है, वहाँ का वासना हो गया। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी ईडा नो, ईडा नो, है ना, 9वां सर्ग ईडा है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 14 के निम्न में से किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत को, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न संख्या 14 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी को लाग किया जाए। जयशंकर प्रसाद को बिल्कुल, है ना, प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। देखिए, जो शंकर का प्रसाद होता है ना, एक तो उसको लोग प्रेम से और दूसरा उसके सौंदर्य से ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा कि प्रसाद को लोग बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद को एक तो प्रेम से और दूसरा उसके सौंदर्य से ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 15 के छायावाद, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है ना। प्रश्न संख्या 15 प्यारा सा प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। विकल्प ए राम कुमार वर्मा ने कहा, विकल्प बी रामविलास शर्मा ने, विकल्प सी नंदुलारे वाजपेयी, या फिर विकल्प डी शांत प्रिय द्विवेदी। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो भैया देखो, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कोई भी कहेगा जब उसको शांति मिलेगी और प्रिय लगेगा, तभी तो वो छायावाद का उपनिषद कहेगा। तो बिल्कुल शांत और प्रिय जिसको लगेगा वही कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहेगा। इन्हीं की छायावाद क्या है, बिल्कुल छायावाद का उपनिषद कौन, शांत प्रिय द्विवेदी ने कहा है। और एक इसी से मिलता जुलता है, साकेत को जनवादी किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 16 कामायनी के सर्ग का सही मिलान नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पहला सर्ग चिंता है, विकल्प बी दूसरा सर्ग आशा है, विकल्प सी तीसरा सर्ग श्रद्धा है, या फिर चौथा सर्ग वासना है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 में किसका सही मिलान नहीं है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जो विकल्प डी है, चौथा सर्ग, है ना, वासना नहीं है, बल्कि चौथा सर्ग काम है। वासना तो 5वां बिल्कुल सर्ग है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी को आप हमेशा के लिए आत्मसात कर लीजिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कामायनी की ईडा जो कि प्रमुख पात्र हैं किसका प्रतीक है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मन का प्रतीक, विकल्प बी बुद्धि का, विकल्प सी हृदय का, या फिर विकल्प डी मानव का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर है, सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। और बिल्कुल आपकी परीक्षा में खासतौर से कामायनी के जो पात्र हैं और किसका प्रतीक है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको परीक्षा में नंबर दिलाने वाला है। बिल्कुल बात करें तो बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए कि ईड़ा किसका प्रतीक है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। मन की बात करते हैं तो भैया मन, है ना, मनु, मनु मन के प्रतीक है। हृदय की बात करते हैं तो बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए हृदय, है ना, तो बिल्कुल श्रद्धा, ध्यान में रखिएगा। और हृदय की बात आती है सिंघल दीप भी आप यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मानव की बात करते हैं तो मानव बिल्कुल कुमार है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब है वो बिल्कुल सही आ गया कि सर प्रश्न संख्या, है ना, 17 का विकल्प बी बुद्धि इज राइट आंसर।
ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 है कि कवियों का काल क्रमानुसार सही क्रम है, यानी कि कवियों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि निराला, प्रसाद, पंत और वर्मा। विकल्प बी वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत। विकल्प सी प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा। और विकल्प डी है पंत, निराला, प्रसाद और वर्मा। तो प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आना चाहिए, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि बिल्कुल, है ना, क्या बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल, कौन, प्रसाद, निराला, पंत, PNP में ध्यान में रखिएगा, यही क्रम सही है कि प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, है ना। और आपके दिमाग में आ जाए तो आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि प्रणिपत, है ना, प्रणिपत वर्मा, प्रणिपत वर्मा, प्रणिपत वर्मा, प्रणिपत वर्मा, है ना, प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और प्रश्न संख्या 18 के विकल्प को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है कि कवियों के उपनाम सुमेलित नहीं हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का उपनाम था कलाधर और झारखंडी। विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो नाम था सूर्यकुमार था। विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत का जो नाम था कुसाई दत्त था। या फिर विकल्प डी की बात करते महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की झांसी उपनाम या उपाधि दी गई थी। तो कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 19 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आना चाहिए। सारे भाई बहनों का जवाब आएगा, इसे विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल, महादेवी वर्मा को आधुनिक की झांसी नहीं बल्कि आधुनिक युग की इनको क्या कहा जाता है, मीराबाई कहा जाता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा है। तो माँ से महादेवी वर्मा, माँ से मीरा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। सूर्यकांत त्रिपाठी का मूल नाम सूर्यकुमार था। और जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल झारखंडी और कलाधर उपनाम से जाना जाता था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 है कि छायावाद के रचनाओं के विषय में सही कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि छायावाद नामवर सिंह की रचना है। विकल्प बी छायावाद युग शंभुनाथ सिंह का। विकल्प सी है छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो कौन सही विकल्प है, सोच समझ के विचार कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दीजिए और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। देखिए, छायावाद एक नाम है और छायावाद युग में कौन बोले सर शंभू छाए हैं, हर हर शंभू, हर हर शंभू। देखे होंगे ना, जब खास तौर से शिवरात्रि का जो है माहौल होता है तो शंभू ही छाए होते हैं। तो कौन छाया, शंभू। शंभू पार शंभुनाथ सिंह। और पतन तो बिल्कुल देवराज का, देवराज इंद्र को जानते हैं ना, बिल्कुल पतन कैसे हुआ इसको भी आप देखते होंगे। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी इज राइट आंसर। और इस प्रश्न के माध्यम से आपको बिल्कुल इन 4 रचनाओं से परिचित कराना मेरा उद्देश्य था। तो आई थिंक आप सब बिल्कुल इन सभी प्रश्नों को आत्मसात कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न रचना रचना काल असंगत है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि झरना का रचना काल 1918 है। विकल्प बी आंसू का 1925 है। विकल्प सी कामायनी का 1915। या फिर विकल्प डी लहर का 1933 है। तो इनमें एक रचना और उसका जो रचना काल है यानी कि समय है असंगत है। जो असंगत है उसी का बिल्कुल आपको चयन करना है और उत्तर के रूप में जवाब देना है। तो मित्रों, ये जो टॉपिक वाले प्रश्नोत्तरी है, तो इस प्रश्नोत्तरी को आप लोग केवल प्रश्नोत्तरी ही ना समझें, बल्कि एक जो टॉपिक आपका है, चाहे द्विवेदी युग हो, चाहे भारतेंद्र युग हो, है ना, आगे चाहे जो भी युग आएंगे, तो आप मान के चलिए कि आपकी वो टॉपिक किसी के साथ कवर भी हो रही है और प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपकी तैयारी मजबूत भी हो रही है। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। कामायनी 1915 में नहीं है, बल्कि हम कामना करते हैं कि हे भगवान 3-5 ना हो, 3-5 ना हो कि 1935 में लिखी गई है। और झरना एक ठे होता है, एक ठे 1 और 8, है ना। आंसू तू पहुँच भाई, तू पहुँच, तू पहुँच, ध्यान में रखिएगा। और लहर तिरछी तिरछी चलती है 1933, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 21 का जो विकल्प है सी है, इसे हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है कवि एवं जन्म स्थान असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रसाद का जन्म काशी में हुआ।
विकल्प बी निराला का जन्म महिषादल मेदिनीपुर में हुआ। विकल्प सी पंत का जन्म कौसानी जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है वहाँ पर हुआ। या फिर विकल्प डी महादेव वर्मा का जो जन्म हुआ इलाहाबाद में हुआ। तो कौन एक असंगत है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। महादेव वर्मा का जो जन्म होता है फारुखाबाद में हुआ है ना, इलाहाबाद में नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि निराला के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ए कह रहे निराला के पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। विकल्प बी माता का नाम मुन्नी देवी था। विकल्प सी पुत्री का नाम सरोज था। या फिर विकल्प डी इनकी जो मृत्यु है इलाहाबाद में हुई है। तो बिल्कुल सोच समझ लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक असंगत है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर बात करते हैं निराला की माता है ना, बिल्कुल मुन्नी नहीं थी, बल्कि बात हम लोग करते हैं तो जो निराला व्यक्ति होता है ना, उनकी जो माता होती है बिल्कुल मनोहरा होती है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। कौन होती है? मनोहरा। ये ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या बिल्कुल आप लोग इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि निराला की रचना एवं रचना काल के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ए कह रहे कि अनामिका की रचना 1923 में हुई। विकल्प बी परिमल की रचना 1930 में हुई। विकल्प सी गीतका की रचना 1926 में हुई। या फिर विकल्प डी तुलसीदास की रचना 1938 में हुई। तो कौन एक रचना एवं रचना काल असंगत है, उसका आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। गीतका की बात करते हैं तो गीतका 1926 में नहीं बल्कि 1936 में लिखी गई थी। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था वो बिल्कुल सही आ गया कि सर विकल्प सी, है ना। बात करें अनामिका तो अनामिका 2-3 लोग होते हैं बिना नाम वाले। परिमल 30 का है। गीतका 1936 में रखी गई और तुलसीदास 1938 में। ठीक है ना। तो ये जो रचना है, रचना का जो काल है, इसे भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी कभी यहाँ से सिंगल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परिमल का समय क्या है, या तुलसीदास का समय क्या है, या अनामिका का समय क्या है। तो आपको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कोरी कसर नहीं छोड़नी है। संपूर्ण चीज़ों को, चाहे वो इजी हो या टफ हो, सबको आपको आप साथ करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास बिल्कुल समय है। तो बिल्कुल सब कुछ पढ़ते हुए चलिए। ठीक है ना। फिलहाल प्रश्न संख्या 24 का जो विकल्प सी है उसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, या कहीं कहीं आपको मिलता है होनी चाहिए। यह कथन किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का। विकल्प बी सुमित्रा पंत का। विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 50 का उत्तर आप सबको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। जो निराला व्यक्ति है ना, वो बिल्कुल मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति चाहता है। तो निराली बात क्या है कि कविता की, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे क्लू बनाइएगा और बिल्कुल प्रश्न संख्या 25 को आप हमेशा के लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मित्रों, आप लोग लगातार बिल्कुल वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका जो प्रेम और स्नेह ही है जिसके चलते मैं आप सबके लिए ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे 25 प्रश्न लेकर के टॉपिक वाइज उपस्थित होता हूँ। और प्रत्येक रविवार को आप सभी के पाठ्यक्रम टीजीटी पीजीटी हिंदी के आधार पर 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बिल्कुल उपस्थित होता हूँ। तो आप सबका प्रेम इसी तरह से अगर मिलता रहा तो निश्चित रूप से प्रश्नोत्तरी बिल्कुल कंटिन्यूअस चलेगी, निरंतर चलती रहेगी। और अगर आप लोग चाहेंगे तो जो सप्ताह में एक प्रश्नोत्तरी आपको मिल रही है, एक रात में भी आपको प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी, यानी कि सप्ताह में 2 हो जाएगा, एक रविवार को और बीच में एक दिन और कोई दिन आप देख सकते हैं, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपके ऊपर है, आपके प्रेम, स्नेह और लगाव के ऊपर है। तो मित्रों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा बिल्कुल शुभकामना। आप सब चयनित हों। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।